मैक्सिमम लोगों को इन्वेस्टमेंट करते टाइम एक कंफ्यूजन रहती है कि पैसों को इन्वेस्ट करने का अगर कोई राइट तरीका है तो वो आखिर कौन सा है। क्या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना सही रहेगा, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे कि 1000-2000 रुपए मंथली अपनी इनकम में से सेव करके इन्वेस्ट करना, या फिर एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, यानी कि एक ही बार में 1,00,000-2 लाख जैसा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। तो इन सब कंफ्यूजन्स को मैं आज इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा और इन दोनों तरीकों से इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें, ये भी जानेंगे इसी वीडियो में। और साथ ही साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे इन दोनों प्लान्स में वर्क करती है ये भी देखेंगे। और हमेशा की तरह ये सब हम सिंपल एग्जांपल्स और स्टोरीज की मदद से समझेंगे, सो दैट हमें कंसेप्ट्स आसानी से समझ आए और हमारा दिमाग इन्हें लंबे समय तक याद भी रख पाए। तो फिर बिना ज्यादा देर किए आइए मिलते हैं 4 नेबर से जो कि एक ही कॉलोनी में रहते हैं और सभी के सभी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हैं। स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और रेफरेंस देने के लिए चारों को कुछ नाम दे देते हैं। तो पहले नेबर का नाम है रोहन, जो कि एक एमएनसी में एक सेल्स मैनेजर की जॉब करता है जिसकी मंथली सैलरी है 40,000 रुपए। दूसरा पड़ोसी है समीर, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इसी वीडियो में ये रिटायर भी होने वाला है। तीसरा है राकेश, जो कि एक प्राइवेट बैंक में एक बैंकर की जॉब करता है जो कि सैलरी प्लस इंसेंटिव मिला के महीने का 30,000 तक कमा लेता है। चौथा पड़ोसी है सुनील, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म में एक एनालिस्ट की जॉब करता है और इन सबसे ज्यादा कमाता है और इन्वेस्टमेंट का भी सबसे ज्यादा नॉलेज इसे ही है। महीने का 1 लाख तक सुनील आराम से पहुंच जाता है। तो अब हम इन्हीं चारों दोस्तों की मदद से 4 डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझेंगे और देखेंगे कि चारों में से बेस्ट वे कौन सा है। तो शुरू करते हैं पहले नेबर यानी रोहन से, जो कि सेल्स मैनेजर है एक प्राइवेट कंपनी में। जैसे कि आप जानते हो कि एक प्राइवेट जॉब में काम करना कैसा होता है और कितना कम समय होता है जॉब के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना एक एम्प्लॉय के लिए। तो इसी कम समय और हेक्टिक शेड्यूल के चलते रोहन इन्वेस्ट करने का सबसे इजी तरीका चुनता है और वो चूज करता है इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स फंड, वो भी थ्रू एसआईपीज। रोहन एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करता है और एसआईपी के लिए 5,000 का मंथली अमाउंट सेट कर लेता है, जो कि ऑटोमेटिकली हर महीने की 3 तारीख को उसके लिंक्ड अकाउंट से कट जाएगा। वैसे 3 तारीख भी उसने खुद ही चूज करी है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी डेट रख सकते हो। वैसे कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर मेरे पास कल को एसआईपी कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या मैं जो पहले से पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ वो मुझे वापस मिलेंगे भी या फिर नहीं। तो इन सब सवालों का जवाब है कि एसआईपी को कब कंटिन्यू करना है या कब छोड़ना है, ये सारे डिसीजन आपके हैं। आपके इन डिसीजन पे किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। अगर आपकी एसआईपी छूट जाती है तो जो अमाउंट पहले से आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर चुके हो उस पे आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा और वो हमेशा से आपका था और आपका ही रहेगा हमेशा, और इस पे जनरेट होने वाले प्रॉफिट्स पे भी आपका ही हक है। सो स्टे काम। वैसे अब आप कहोगे कि ठीक है ये सब बातें तो हमें समझ आ गई, लेकिन ये भी तो बताओ कि रोहन को एसआईपी करने का क्या फायदा हुआ और हुआ तो कितना हुआ। तो दोस्तों ये सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले समीर, राकेश और सुनील इन तीनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को भी देखेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे कि किसकी स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी रही। तो चलते हैं फिर समीर के पास और देखते हैं कि समीर आखिर क्या कर रहा है। तो दोस्तों समीर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि अभी अभी अपनी जॉब से रिटायर हुआ है और उसे पीएफ और सर्विस ग्रेट्युटी से मिले हैं 10 लाख रुपए, जिसे कि समीर ने इन्वेस्ट करने का प्लान किया है अगले 10 सालों के लिए। काफी रिसर्च और प्लानिंग के बाद समीर ने भी डिसाइड किया कि वो भी इंडेक्स फंड में अपने इस 10 लाख के अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा। समीर ज्यादा देर न करते हुए एक ऑनलाइन ब्रोकर से एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है और अपने 10 लाख रुपयों को इन्वेस्ट कर देता है। वैसे अगर आप भी सिक्योरिटी जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप भी फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी एकदम बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करने पे। और ऐसा आप कर पाओगे एंजल वन जैसे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, जिनके फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और इनकी सर्विसेज का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन ये सब आप बाद में करना, पहले समीर की स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो समीर जब इन्वेस्ट करता है वो टाइम होता है ईयर 2007 का। इस ईयर को याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके इस पे हम बात करने वाले हैं। तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हुआ होगा ये भी हम आगे देखेंगे। अभी के लिए तीसरे पड़ोसी राकेश की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में जान लेते हैं। राकेश एक बैंकर है और वो स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी भी रखता है। राकेश डिसाइड करता है कि वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में खुद से इन्वेस्ट करेगा बेस्ड ऑन हिज ओन एनालिसिस। राकेश कुछ नामी स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता है और उनकी परफॉर्मेंस पे नजर रखना चालू कर देता है। वैसे मैं बिजनेस परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ना कि स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस की, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मिसलीड ना हो जाए। तो राकेश अपने सभी शॉर्टलिस्ट के स्टॉक्स में हर क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद 15,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो कॉन्फिडेंट हो सके कि उसकी शॉर्टलिस्ट करी कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही हैं और अच्छे से बिजनेस कर रही हैं। और ऐसा भी कई सारे इन्वेस्टर करते हैं। वैसे इसे एसआईपी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कुछ एसआईपी की तरह ही। और एज लॉन्ग एज राकेश की शॉर्टलिस्ट करी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं बिजनेस टर्म में, फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि शेयर्स डाउन है या फिर अप, वो हर तरह के मार्केट सिनेरियो में इन्वेस्ट करता रहता है। अब राकेश का पोर्टफोलियो भी कैसा परफॉर्म करेगा ये भी हम आगे ही देखेंगे। अब बारी आती है लास्ट नेबर यानी कि सुनील की, जो कि है एक एनालिस्ट एक वेल नोन इन्वेस्टमेंट फर्म में। सुनील को स्टॉक मार्केट की गहरी नॉलेज है और सुनील एक्टिवली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। उसके पास एक बड़ी कैपिटल है और इसी कैपिटल का यूज वो कंपनीज में ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए करता है। सुनील जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जैसे कि 10 लाख रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। इन शॉर्ट सुनील पहले कंपनीज के बिजनेस को एनालाइज करता है, फिर जो भी कंपनी उसे अच्छी लगती है उसमें सीधा एक ठीक ठाक क्वांटिटी शेयर्स उठा लेता है और फिर लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें होल्ड करता है।
और उसके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। वैसे जो लोग नहीं जानते तो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज मीडियम साइज या स्मॉल साइज कंपनीज को कहते हैं। मिड कैप वो कंपनीज होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से कम की होती है और स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी मार्केट कैप 1,000 करोड़ से कम की होती है। तो दोस्तों अब हमने चारों नेबर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देख ली। अब हम ये देखेंगे कि अगर सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कोई है तो वो कौन सी है। तो इसके लिए हमें फिर से फर्स्ट नेबर यानी कि रोहन के पास चलना होगा और देखना होगा कि उसकी स्ट्रेटेजी कैसे प्ले आउट हुई है, जो कि थी SIP इन इंडेक्स फंड्स। तो दोस्तों ये देखो, यह निफ्टी 50 का चार्ट पिछले 10 सालों का। हम यही मान के चलेंगे कि रोहन पिछले 10 सालों से इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्योंकि रोहन SIP कर रहा था इसलिए उसने हर तरह की मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट किया होगा, जैसे कि इन सभी हाईज में और इन सभी लोज में भी, जिस कारण उसके फंड की NAV कभी तो हाई रही होगी लेकिन कभी लो भी रही होगी। फॉर एग्जांपल जब रोहन ने SIP करना शुरू किया तो उस समय निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की NAV थी 100 की, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट मंथ मार्केट ऊपर गई और NAV हो गई 120 की, रोहन ने तब भी इन्वेस्ट किया। फिर उसके नेक्स्ट मंथ मार्केट टूटा और NAV आ गई 80 की, रोहन ने तब भी इन्वेस्ट किया। ऐसा करने से रोहन की इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाती है और उसे अच्छे रिटर्न मिलते हैं। रोहन ने मंथली 5,000 की SIP शुरू करी थी ईयर 2012 में और ईयर 2022 तक उसने टोटल इन्वेस्ट कर लिए हैं 6 लाख रुपए और रोहन को इन 6 लाख पे प्रॉफिट हुआ है 5,57,644 रुपए का, जो कि 12.78% की एनुअलाइज्ड रिटर्न का नतीजा है। और ये रिटर्न्स FD, गोल्ड या PPS से ऑलमोस्ट डबल हैं। दोस्तों रोहन की स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बिल्कुल कम समय दे पाते हैं मार्केट को और जो बिल्कुल कम रिस्क में अच्छे रिटर्न चाहते हैं, जो एटलीस्ट FD से तो बेहतर हो। 10 to 12% के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्ट्रेटजी से, जैसे कि हमने अभी देखा। अब नेक्स्ट है समीर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जिसने की लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था ईयर 2007 में। समीर ने अपने रिटायरमेंट से मिले 10 लाख रुपयों को इन्वेस्ट किया था इंडेक्स फंड में और जैसे ही उसने इन्वेस्ट किया उसके 1 साल बाद ही यानी कि 2008 में रिसेशन आ गया था और ये रिसेशन ऑलमोस्ट 18 महीनों के लिए चला था और इतने महीनों तक समीर पेशेंस नहीं रख पाया बिकॉज वो एक बिगनर था। हैंस उसने अपनी पोजीशन सिक्योर ऑफ कर दी और अपना लॉस करवाया। उसकी कैपिटल आधे से भी कम रह गई, जबकि अगर वो सब्र करता और इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में ट्रस्ट रखता तो आप खुद ही देख लो कि 2007 से 2022 तक निफ्टी इंडेक्स फंड प्लान ने इन सालों में 9.29% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि इतने रिटर्न्स हैं कि समीर की कैपिटल इनसे ग्रो होके लगभग 38 लाख की हो जाती, यानी कि 3.8 गुना हो जाती, वो भी सिर्फ 15 सालों में। तो दोस्तों समीर की स्टोरी से हमें 2 लर्निंग्स मिलती हैं। नंबर 1 की लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए हमें मार्केट वैल्यूएशन देखना पड़ेगा ताकि हम ओवर प्राइस मार्केट में इन्वेस्ट ना कर दें और फिर पैनिक में आके इन्वेस्टमेंट सेल कर दें। मार्केट ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड वो मैंने इसी चैनल पर एक सेपरेट वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। सेकंड लर्निंग है कि अगर हमने ओवर प्राइस मार्केट में इन्वेस्ट कर भी लिया है और उसके बाद मार्केट में क्रैश आ जाता है तो हमें अपनी कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, बिकॉज हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें इस बात की पूरी कन्विक्शन होनी चाहिए कि देश अच्छा करेगा और टेम्परेरी अप्स एंड डाउन्स की इतनी फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टाइल से थोड़ा ज्यादा टफ है बिकॉज ये हमें मेंटल ट्रॉमा दे सकता है, सो इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। वैसे सेफ्टी इसमें भी सेम है क्योंकि है तो ये भी इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट ही। अब थर्ड नेबर यानी राकेश के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी किन लोगों के लिए स्टेबल रहती है और कितना रिस्की है ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो राकेश का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वेल नोन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, वो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश होने के बाद। एज वी नो कि लार्ज कैप स्टॉक्स को आफ्टर इंडेक्स फंड्स मार्केट में सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है और ऊपर से जब क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश होने के बाद इन्वेस्ट किया जाए तो रिस्क थोड़ा और कम हो जाता है, जो कि राकेश करता है, लेकिन इससे रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। बिग कंपनीज 15 से 18% के रिटर्न देती हैं लॉन्ग टर्म में, ऐसा माना जाता है। तो क्योंकि राकेश हर 3 महीने के इंटरवल पे इन्वेस्ट करता था, यानी कि साल में 4 बार, और इन्वेस्ट करता था 15,000 रुपए, तो 10 सालों में 15% के रिटर्न के हिसाब से राकेश के पास होंगे 13,47,431 रुपए, जो कि 6 लाख की टोटल डिपॉजिट से बढ़कर बने हैं। वैसे 15% के रिटर्न मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि राकेश क्वार्टर रिजल्ट्स पोस्ट होने के बाद इन्वेस्ट करता था, तो मैंने लोअर रिटर्न्स लिए हैं इस एग्जांपल में। राकेश की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में पहली 2 स्ट्रेटजी से ज्यादा रिस्क है और ज्यादा रिटर्न्स भी हैं। साथ ही स्ट्रेटजी में थोड़ी मेहनत ज्यादा है, आपको एक्टिवली कंपनीज की क्वार्टरली परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ता है। अब फोर्थ और फाइनल इन्वेस्टमेंट स्टाइल है सुनील का इन्वेस्टमेंट स्टाइल, जो कि है एक्टिवली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को एनालाइज करना और उनमें एक बिग चंक इन्वेस्ट करना। सुनील कंपनीज का डीप फंडामेंटल एनालिसिस करता है, घंटों घंटों एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता है, बैलेंस शीट्स को समझता है और तब किसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करता है। समीर इन 3 चीजों का खास ध्यान रखता है। नंबर 1, समीर कंपनी के बिजनेस को समझता है कि आखिर कंपनी करती क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं और क्या उसकी मार्केट है, एटसेट्रा, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है। सेकेंडली, समीर जिन कंपनीज को एनालाइज करता है उसकी मैनेजमेंट सबसे पहले तो ऑनेस्ट होनी चाहिए, साथ में कैपेबल होनी चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट एनालिसिस करता है। लास्टली, वो नंबर्स भी देखता है, जैसे कि वैल्यूएशन, पीई और प्रॉफिट लॉस एटसेट्रा देखता है। इस सब के बाद वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसने कई सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढे हैं अपने करियर में और इसकी कैपिटल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती ही जा रही है। वो 25 to 30% के CAGR रिटर्न्स अपने इन्वेस्टमेंट पे जनरेट कर पा रहा है, जो कि इतने रिटर्न्स हैं कि अगर कोई एक बार बस 10 लाख रुपयों को 25 से 30 सालों तक इन्वेस्ट कर दे और इन्वेस्टेड रहने दे तो उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो सकती है। लेकिन इस स्ट्रेटजी में जितने हाई रिटर्न्स हैं उतना ही हाई रिस्क भी है। वो इन्वेस्टर जिसके पास कंपनीज को एनालाइज करने का समय है वो इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें काफी कुछ सीखने की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़नी होगी और इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी, जो कि आप इस चैनल पर सीख सकते हो। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यू आर ऑल सेट।
तो दोस्तों अब एक बार जल्दी से चारों स्ट्रेटजीज के मेरिट्स और डिमेरिट्स को जान लेते हैं। फर्स्ट है SIP इन इंडेक्स फंड्स। इसे कोई भी कर सकता है जिसके पास मार्केट का बहुत कम नॉलेज भी है और टाइम भी उतना नहीं है। ये चारों में से सबसे कम रिस्की है, येट FD, गोल्ड और PPF से बेटर रिटर्न दे सकती है। सेकंड है लम सम इन इंडेक्स फंड्स। इस स्ट्रेटजी का यूज वही करें जो प्रेशर हैंडल कर सकते हो और पेशेंस रख सके एडवर्स कंडीशन में। थर्ड है SIP इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। इस स्ट्रेटजी में रिस्क पहली दो स्ट्रेटजी से ज्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा है। इसमें आपको थोड़ा समय देना ही होगा मार्केट को एटलीस्ट, और थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस भी आना जरूरी है। फाइनल है लम सम इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। इस स्ट्रेटजी में हाईएस्ट रिटर्न्स है और ये आपको मल्टी मिलियनर बना सकती है, लेकिन इसके लिए डीप फंडामेंटल एनालिसिस रिक्वायर्ड है और आपका रिस्क एपेटाइट भी अच्छा होना जरूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। होप आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हो और स्टॉक मार्केट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। अगर दोस्तों आप हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।